हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ओम थानवी का लिखा ट्रैवलॉग अतीत में दबे पांव। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम ना तो दिल्ली का लाल किला घूमने जा रहे हैं और ना ही आगरे का ताज। आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने शहर की गलियों में। इस यात्रा वृत्तांत में ओम थानवी जी ने इतिहास के दो वेल प्लान्ड सिटी माने जाने वाले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिले टीलों, स्नानगृहों, मिट्टी के बर्तनों, कुओं, तालाबों, घरों और रास्तों से मिले उस कल्चर की सेंसिबल और इमोशनल इंसिडेंट को बड़े ही इत्मीनान से खोज कर हमें दिखाने की कोशिश की है। आर्कियोलॉजी के बेजान पड़े सबूतों से उस समय के घरों, लोगों और उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। और हाँ, वापस लौटते वक्त आप हमें ज़रूर बताना कि ये शहर आपको कैसा लगा और क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा शहर देखा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के वेल प्लान्ड सिटी माने जाते हैं। खुदाई में और भी बहुत सारे शहर मिले, लेकिन जिस समय तांबे की खोज हुई उस समय के शहरों में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन है और सबसे ज़्यादा खुदाई भी यहीं पर हो पाई है। और बड़ी तादाद में यहाँ से इमारतें, सड़कें, धातुएं, पत्थर की मूर्तियाँ, मुहरें, साजो सामान और खिलौने वगैरह मिले और इस सिविलाइजेशन की स्टडी भी पॉसिबल हो पाई। सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर एविडेंस तो रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान ही खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का दर्शन हम आपको ज़रूर कराएंगे, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई हमारे ही देश में ऐसी सारी चीज़ें मिली हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में लोगों का मानना है कि ये एक 200 हेक्टेयर में फैला हुआ राजधानी रहा होगा और इसकी पॉपुलेशन लगभग 85,000 रही होगी, यानी आज के मुंबई शहर से भी बड़ा। खास बात यह है कि मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर बसा था और ये टीले लोगों ने सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए ही बनाया था। देखिए, मोहनजोदड़ो की गलियों में आप आज भी घूम सकते हैं। इसमें से मिले हुए सामान भले ही आज म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये शहर आज भी वहीं का वहीं है। लेकिन फ़र्क इतना है कि आज ये एक खंडहर में बदल चुका है। फिर भी आप उसकी दीवार पर टेक ज़रूर लगा सकते हैं। किसी आंगन की टूटी हुई सीढ़ियाँ आज हमें कहीं नहीं ले जाती, आसमान की ओर अधूरी रह जाती हैं, मगर उन अधूरी सीढ़ियों पर खड़े होकर आप इतिहास के उस पार झांक सकते हैं। अच्छा, वो देखिए, वो सबसे ऊंचा चबूतरा जो आपको दिख रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये लगभग 25 फुट ऊंचा है और 26 सदी पहले बना था और इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कई सारे कमरे भी हैं। रखाल दास बनर्जी इसी स्तूप को तो खोजने आए थे यहाँ पर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के इंस्ट्रक्शन पर खुदाई का एक बड़ा अभियान चलाया गया था और इस खुदाई में मिली सिंधु घाटी की सभ्यता। जी हाँ, इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप सच सच बताइए कि क्या आपने इससे पहले ऐसी सभ्यताएं देखी थी इंडिया में? आई थिंक कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ही यूनिक है और हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे देश में इतनी सारी हज़ारों साल पुरानी चीज़ें मिली जो हमारी सभ्यता का बयान करती हैं। ना ज़मीन बदली है और ना आसमान बदला है, मगर कितनी ही सभ्यताएं, इतिहास और कहानियाँ बदल गईं।
इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों सालों से लेकर आज तक की धड़कनें बसी हुई हैं। ये इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। आपको देखकर लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? बिल्कुल, ये इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन रेत के टीले आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, मगर हाँ, यहाँ पर खेतों की हरियाली आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बाकी वही खुला आसमान, धूल बबूल, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी और सन्नाटा। मगर आपको एक चीज़ यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है ना? और वो है यहाँ की धूप। यहाँ की धूप का मिजाज कुछ अलग है। राजस्थान की धूप तो ट्रांसपेरेंट है, मगर यहाँ की धूप देखिए बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है। और ये जो स्तूप वाला चबूतरा है, ये मोहनजोदड़ो का सबसे खास हिस्से पर बना हुआ है और आर्कियोलॉजिस्ट इसे गढ़ कहते हैं। समझ रहे हैं? यस। अब मुझे लग रहा है आपको इंटरेस्ट आ रहा है और कितना कुछ नया दिख रहा है यहाँ पर। अरे यहाँ तो आओ, देखो यहाँ पर पानी का एक कितना बेहतरीन कुंड है। ये सिंधु घाटी का बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है। हम इसको कह सकते हैं कि ये तो सिंधु घाटी की पहचान है। असल में यही एक थोड़ा ठीक ठाक बचा है। बाकी सारी बिल्डिंग्स तो इतनी टूट चुकी हैं कि मिली हुई चीज़ों को अगर जोड़ कर भी उसके बारे में पता लगाया जाए तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, श्योरली कुछ नहीं कहा जा सकता। इस जलकुंड के बारे में लोगों का मानना है कि वहाँ के लोगों में सामूहिक स्नान किसी रिचुअल का पार्ट होता होगा, इसीलिए ये जलकुंड बना था। ये करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इस जलकुंड को इस तरीके से बनाया गया है कि देखिए यहाँ पर देखिए कि कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का पानी जो है अंदर ना आ सके। देख रहे हैं कितना बेहतरीन बनाया गया है इसे। और ये जो छोटा कुआं दिख रहा है आपको, वो इस कुंड को पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और ये देखिए, इस जलकुंड से पानी निकालने के लिए भी यहाँ पर नालियाँ बनाई गई हैं। कितना बेहतरीन दिख रहा है ना? वाओ, इट्स अमेजिंग। इन नालियों की खासियत ये है कि ये पक्की ईंटों से बनी हुई हैं और देखिए ये नालियाँ ढकी भी हैं। वाओ, इतनी वेल मेंटेन नालियाँ तो आज से पहले के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। ये देखिए, यहाँ के टाउन तो बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ की सड़कें सीधी हैं और फिर आड़ी हैं। समझ रहे हैं? आर्किटेक्ट इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में ग्रिड प्लान बहुत मिलता है और ख़ास बात यह है कि ब्राज़ीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड प्लान के ही शहर हैं। आज ये शहर एक मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। और वो देखिए, वो जो चबूतरे के पास वाला हिस्सा दिख रहा है, वहाँ पर ऊंचे वर्ग वाले लोगों की बस्ती है और उसके पीछे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है। और वो जो आप दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, वो टूटे घरों का ढेर है, वो मजदूरों की बस्तियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ भी क्लासिफिकेशन था? जी बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पर संपन्न समाज में कई क्लास भी होंगे और निचले वर्ग के लोगों के घर इतने मजबूत नहीं रहे होंगे डेफिनेटली जो 5000 साल तक टिक सके, और उनकी बस्तियां यहाँ से काफ़ी दूर रही होंगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो बड़ा सा हॉल दिख रहा है ना, यहाँ पर टैक्स के रूप में मिले अनाजों को इकट्ठा किया जाता था और अनाजों को बैलगाड़ियों से ढोकर यहाँ पर लाया जाता था। बैलगाड़ियों के प्रयोग के एविडेंस मिले हैं यहाँ पर। अब ये जगजाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में
सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि जबरदस्त खेती भी होती थी। यहाँ के लोग ज्वार, बाजरा, खजूर, खरबूज, अंगूर और कपास भी उगाते थे। हाँ, पर यहाँ पर कपास का बीज तो नहीं मिला मगर सूती कपड़ा मिला है। इससे क्या जाहिर होता है? जरूर यहाँ पर कपास भी होता था और ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। और दूसरा सूती कपड़ा जो मिला था वो मिला था जॉर्डन में। यहाँ पर सूत की कताई, बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। इसका भी एविडेंस मिला है। यहाँ पर लोहे के इस्तेमाल के बिल्कुल भी सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर तांबे का इस्तेमाल होता था। मोहनजोदड़ो में सभी खंडारों की खुदाई कराने वाले आर्कियोलॉजिस्ट का शॉर्ट नाम दे दिया गया है, जैसे कि डीके, हल्का दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई वगैरह वगैरह। देखिए, वक्त बदलता है तो हालात भी बदल जाते हैं। उस ज़माने में पूरब की बस्तियां अमीरों की बस्तियां मानी जाती थीं और आज के ज़माने में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ के रोड कितने चौड़े हैं ना, इतने चौड़े कि 2 बैलगाड़ियाँ ईजिली आ जा सकती हैं। और रोड के दोनों तरफ घर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप गौर करिए कि कोई घर जो है सड़क पर नहीं खुलता, सबके गेट गलियों में खुलते हैं। कितना इत्तेफाक है ना कि चंडीगढ़ में भी 50 साल पहले यही शैली अपनाई गई थी। सोचिए ज़रा, उस ज़माने में कितना बेहतरीन शहर ये रहा होगा। रोड के दोनों साइड ढकी हुई नालियाँ हैं, हर घर में बाथरूम है और बस्ती में 10-12 फुट की छोटी छोटी सड़कें हैं और यहाँ कुएं भी पक्की ईंटों के बने हुए हैं। और सिर्फ मोहनजोदड़ो में लगभग 700 से ज़्यादा कुएं हैं और सभी घर जो हैं भट्ठे में पकी ईंटों के बने हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। यहाँ छोटे और बड़े दोनों तरह के घर हैं और कितनी अजीब बात है कि सारे घर जो है एक लाइन में बने हुए हैं। हेराल्ड हरग्रीव्स ने खुदाई कराई तो एक बड़े घर में कुछ कंकाल तंत्र मिले और उसमें एक डांसर की मूर्ति यानी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। उस डांसर की मूर्ति भी आपको दिखेगी जब हम इस छोटे से म्यूजियम को देखेंगे तब। एक खास बात और है यहाँ पर, यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए हमको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई घर अलग है ही नहीं। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में खुलता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी बस्ती ही एक बड़ा घर हो। वाह, यहाँ आकर कितना अजीब लग रहा है ना। कितना शांत माहौल है यहाँ पर, एक भी इंसान नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी के घर में चोरी छिपे घुस गए हों? घबराइए मत, यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। हाँ, कल यहाँ जरूर कोई बसता था। ये हमारी सभ्यता और परंपरा है, मगर ये घर हमारा नहीं है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे तो जैसलमेर का वो गांव याद आ रहा है। उस खूबसूरत गांव में गमी का माहौल है। गांव में घर तो हैं पर लोग नहीं। यहाँ राजा से तकरार पर लोग रातों रात गांव और अपना घर छोड़कर चले गए। उनके सारे सामान और लोग उठा ले गए। घर खंडहर हो गया, पर घर गिरे नहीं। उस घर की दीवारें, खिड़कियां ऐसी हैं जैसे अभी कल ही की बात हो। लोग निकल गए, लेकिन वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह घरों से लोग निकले हों और शायद शाम ढले लौट आने वाले हों।
अरे, मैं भी किन बातों में खो गया। चलो और आगे चलते हैं। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी वैसे के वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले थे। अरे भाई, अभी हमें मोहनजोदड़ो का छोटा सा म्यूजियम भी देखना बाकी है। ओह हाँ, म्यूजियम छोटा ही है, एक टाउन के स्कूल जितना छोटा, मगर सारी मेन चीज़ें तो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। मोहनजोदड़ो में सिर्फ रजिस्टर्ड चीज़ों में 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो कुछ मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं वो सिंधु सभ्यता की एक झलक दिखाने के लिए काफ़ी है। ओह, वैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ काला पड़ा हुआ गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माप तौल के पत्थर, मिट्टी की बैलगाड़ी, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। ये देखिए, म्यूजियम में औजार तो है पर हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक पूरे सिंधु सभ्यता में ऐसे हथियार कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। यहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। और दूसरी बात जो मेन है, यहाँ दिखावे का तेवर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, जो कि इसे बाकी कल्चर से अलग बनाता है। बाकी और जगहों पर महल, पूजा स्थल, मूर्तियाँ, पिरामिड वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन हड़प्पा में ना महल मिले हैं, ना मंदिर और ना ही राजाओं की समाधियाँ। यहाँ की मूर्ति कला और औजार छोटे हैं। एक और बात, ये देखिए, ये जो ताज दिख रहा है ना, ये मोहनजोदड़ो के राजा का ताज है। ये कितना छोटा है। और तो और ये जो आप नाव देख रहे हैं, ये नाव भी मिस्र की नाव की तरह ही है, मगर काफ़ी छोटी है। आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि ये एक लो प्रोफाइल की सभ्यता थी। सिंधु के लोगों में कला का महत्व काफ़ी ज़्यादा था। नगर नियोजन ही नहीं बल्कि धातुओं की मूर्तियाँ, इंसान के चित्र, जानवरों और पक्षियों के चित्र, बाल गूंथना, गहने और सुंदर अक्षरों की लिपि, सब कुछ यहाँ मिला है। म्यूजियम में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं और खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली हैं। ख़ास बात, मोहनजोदड़ो के नाम से फेमस जो दाढ़ी वाले राजा की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक कला बनी हुई है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि एक समृद्ध शहर भी था। फिर भी अगर इसकी प्रॉस्पेरिटी की ज़्यादा बात नहीं हुई तो शायद इसलिए कि उसमें दिखावा नहीं था और उसकी लिपि भी सारे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, क्योंकि आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब यहाँ पर खुदाई बंद करा दी गई है क्योंकि सिंधु नदी के पानी के रिसाव से यहाँ पर दलदल बन गया है। अब जितने खंडहर अब तक हमें मिले हैं, उन खंडहरों को बचा कर रखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।